सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा वेट अ मिनट। सबसे पहले तो मैं पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो तो हम करेंगे डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों को सल्टा देंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, करें कवर। सबसे शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसको जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। ये जो पीडीएफ है भाई, ये परमार सर की जो फैटमैन बुक है उससे ली गई है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ, परमार एसएससी सर जो है हमारे, बहुत ही अच्छी बुक लगी मेरे को, और शॉर्ट नोट्स के साथ में, इसलिए फैटमैन बुक से तो आप ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, डाइजेस्टिव इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है ये डाइजेशन जो प्रोसेस है, ताकि हमारी बॉडी जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनको ईजिली क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। देखो, ये पूरी जो यहाँ से शुरू होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और यहाँ आके ख़त्म होता है, तो ये जो पूरा ये जो होता है ना, इसी को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आता है पूछेगा आपसे, वैसे तो शायद यहाँ लिख भी रखा होगा, एक मिनट। यहाँ नहीं है शायद, नेक्स्ट पेज में है, एक मिनट देखता हूँ। ये रहा, देखो एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से होता है शुरू। कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। फिर उसके बाद में आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक जॉइंट होता है जो माउथ को और एसोफेगस को कनेक्ट करता है। एसोफेगस क्या होता है? ये होता है फूड पाइप। फूड पाइप को एसोफेगस बोलते हैं। फिर आता है स्टोमक। फिर स्टोमक से फिर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। और फिर इलियम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट हो जाती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीजियम, कोलोन और रेक्टम। और फाइनली एनस के थ्रू जो है फूड बाहर आ जाता है, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। जो ये लिख भी रखा है, एलिमेंट्री कैनाल फ्लो चार्ट। चलो बैक आते हैं वापस। तो देखो, ये है माउथ। माउथ के अंदर जो एक कैविटी होती है इसको बोलते हैं हम क्या? बकल कैविटी, है ना। फिर ये वाला जो पार्ट है ये होता है फेरिंग्स, जो कि ये जो माउथ के जो हमारे अंदर ऐसे एडम्स एप्पल दिखता है ना, अंदर ऐसे अपन आ करते हैं जब, इस तरीके का जो शेप दिखती है वो फेरिंग्स वाली है। वो एसोफेगस से कनेक्टेड होती है, जो फूड पाइप है ये। फिर ये वाला हमारा स्टोमक है, ये स्टोमक है पूरा। ये इसके नीचे जो है ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास मैंने पढ़ा रखा है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स में। फिर ये स्टोमक किससे कनेक्टेड होता है? ये वाली होती है हमारी, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये कनेक्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, अंदर वाले रीजन से। और फिर फाइनली ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से होती है, सॉरी, यहाँ से होती है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर वो जो ट्रेवल करता है फूड ऐसे, और फिर फाइनली एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये होती है डाइजेशन के अंदर। अब एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन ऑर्गन्स क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहले आएगा माउथ। इसी को हम बोल देते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी। तो डाइजेशन स्टार्ट्स हेयर, ठीक है। हमारे टीथ क्या करते हैं? खाने को चू करते हैं। चू का मतलब होता है चबाना। मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। फिर सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स कंटेन सलाइवरी एमिलेज, ठीक है। देखो, आपसे पूछेगा कि सलाइवा में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो कौन सा होगा? एमिलेज। एमिलेज क्या करते हैं? स्टार्च, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में एक बार कन्वर्ट कर देते हैं, समझे। यानी कि जो स्टार्ट जो होती है डाइजेशन का, या फिर हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फूड से एनर्जी, वो तो खैर अंदर होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये माउथ से शुरू हो जाती है हमारी। वो जो सलाइवा जब खाने के लगता है तो वो उसको जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर टंग जो होती है हमारी जीभ, हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड एंड स्वेलोइंग, ठीक है। उस फूड को जो मिक्स करती है और फिर नीचे अंदर गले में पहुंचाती है। फिर आता है फेरिंग्स और ओसोफेगस। फेरिंग्स तो आपको बता ही दिया है, जो माउथ को ओसोफेगस से कनेक्ट करता है। और
ओसोफेगस की बात करें तो ओसोफेगस की लेंथ आपसे पूछ सकता है कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि पुशेज करती है फूड को टू द स्टोमक थ्रू पेरिस्टलाइसिस। पेरिस्टालिसिस होता है वेव लाइक मूवमेंट। होता क्या है कि देखो पाइप में खाना जाएगा तो हो सकता है कि भैया वो यहाँ मान लो अटक गया, तो उसमें होती क्या है, एक वेव लाइक मूवमेंट होती रहती है इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ताकि क्या है खाना अंदर जाता रहे जाता रहे जाता रहे, रुके ना। ठीक है, तो ये जो वेव लाइक मूवमेंट होती है इसी को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। तो ये ओसोफेगस के अंदर होती है, पूछे तो बता देना। स्टोमक की बात करें तो ये जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। और पूछेगा स्टोमक क्या सेक्रेट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करता है स्टोमक। ठीक है, जो कि क्या करता है, जर्म्स को किल करता है। और जैसे ही खाना गया पेट में तो उसके अंदर भैया बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है ना, तो वो क्या करता है, जो HCl होता है वो जर्म्स वगैरह को कर देता है और उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, HCl के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना हमारा, वो सेक्रेट करता है HCl। आपसे पूछेगा कि ये जो एसिड होता है इसका pH कितना होता है, तो ध्यान रखना 1.6 इसका pH होता है, मतलब हाईली एसिडिक होता है। चलो पेप्सिन की बात करें, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, और ये एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। म्यूकस की बात करें तो म्यूकस जो है देखो, ये लेयर होती है स्टोमक की, कौन सी, ये वाली लेयर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ लेयर होती है ताकि वो जो एसिडिक खाना है ना वो ये जो हमारी स्किन है, इंटरनल स्किन है स्टोमक की, इसके टच ना हो। इसके टच होगा तो भैया क्या हो जाएगा, ये सूज जाएगी, सोलन आ जाएंगे, काफ़ी सूजने लग जाएगी। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है यहाँ पे म्यूकस नाम की, जो कि प्रोटेक्ट रखती है स्टोमक को। जो भाई इतना एसिड है पेट के अंदर, अगर वो एसिड को सह पा रहा है पेट, वो किसी वजह से सह पा रहा है, ड्यू टू द म्यूकस लेयर। तो इससे भी काफ़ी सवाल पूछ लेता है जनरली। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारा स्टोमक पूछेगा कौन कौन क्या क्या सेक्रेट करता है, तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा ये म्यूकस जो है सेक्रेट नहीं करता। ये म्यूकस तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। पेप्सिन ध्यान रखना ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्फिंक्टर मसल्स की बात करें तो स्फिंक्टर मसल्स ये मसल्स होती हैं, यहाँ पे ये वाली जो मसल्स है ना, मैं एक बार रेड कलर ले लेता हूँ इसका, ये वाली जो मसल्स है ना, ये वाली यहाँ पे होती है स्फिंक्टर मसल्स, जो कि खाने को, जब ये खाना अच्छी तरीके से मान लो एसिड में बैक्टीरिया वगैरह मर गए, सारा डाइजेशन वगैरह हो गया, तब ये स्फिंक्टर मसल्स ओपन हो जाती है और खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये काम होता है स्फिंक्टर मसल्स का। ठीक है, इट अलाउज फूड टू पास टू स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है इसके बाद में। अब बात कर लेते हैं, एक मिनट, देखो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेज। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखें, स्मॉल इंटेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपसे पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ पूछे तो 6.5 से 7.5 मीटर। ठीक है, इट इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की मेन साइट है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, और ये जो आपसे पूछेगा कि एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन कुछ नहीं होता, एसिमिलेशन का होता है एब्जॉर्प्शन वाली जो प्रोसेस होती है उसी को एसिमिलेशन बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना उसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। चलो, डाइजेस्टिव जूस रिसीव्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूस रिसीव होते हैं वो लीवर से होते हैं। देखो होता क्या है कि पेट में खाना आ गया, अब वो पेट में खाना कैसा है, एसिडिक है। अब वो एसिडिक खाना अगर स्मॉल पेट में, तो देखो म्यूकस की लेयर होती है जो उसको बचाती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर वो एसिडिक खाना चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो होता है क्या कि लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। तो बाइल जूस जो है वो खाने में मिल जाता है और उसको एसिड, ये बेसिक नेचर का होता है, और तो खाना एसिडिक होता है और ये बेसिक होता है, तो एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं एक तरीके से, है ना। तो न्यूट्रलाइज हो जाता है वो अच्छे तरीके से, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है। ये प्रोसेस होती है। तो जो बाइल जूस है वो सेक्रेट स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर जो होता है हमारा, ये वाला रीजन देखो, ये रहा, ये रीजन जो है ये होता है गॉल ब्लैडर। इसके अंदर क्या होता है, स्टोर रहता है बाइल जूस, और फिर वो लीवर रिलीज कर देता है यहाँ से। तो बाइल इज नॉट एन एंजाइम बट प्ले क्रूशियल रोल इन डाइजेशन फंक्शंस ऑफ बाइल। बाइल क्या है, एल्केलाइन बेसिक नेचर का होता है जो कि खाने को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिडिक बिफोर एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मैंने बता चुका। दिस क्रिएट्स अ फेवरेबल फॉर डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। ठीक है,
अब आपसे पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम रहता है, तो कौन सा रहता है, माल्टोज एंजाइम रहता है, माल्टेज एंजाइम रहता है, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये माल्टोज क्या होता है, माल्टोज कुछ नहीं होता भाई, ये डाइसैकेराइड वो होता है, डाइसैकेराइड होता है। देखो 3 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, सॉरी बाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो ये जो बाइसैकेराइड्स होता है ना, इसके अंदर रहते हैं, ये माल्टोज आता है इसके अंदर। मोनोसैकेराइड मतलब कि सिंपलर सबसे सिंपलर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि ग्लूकोज 6H12O6, ये ग्लूकोज क्या है, सबसे सिंपलर है। बट डाइसैकेराइड मतलब इसी के 2 मॉलिक्यूल्स, और पॉलीसैकेराइड मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो ना, तो मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं डाइसैकेराइड। और ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये आगे देखेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़ें। चलो, माल्टेज की बात करें तो एक एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माल्टोज को ग्लूकोज, माल्टोज होता है कॉम्प्लेक्स और ग्लूकोज होता है सिंपलर, इसमें कन्वर्ट करता है। अब लीवर का काम होता है बाइल जूस ये इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन कुछ नहीं होता, देखो ऐसे याद रखो, एक आपने एक ये प्याली है आपकी, इसके अंदर मान लो दाल ही दाल है, दाल, ठीक है। तो होता क्या है, हम क्या करते हैं, जब कई बार दाल में घी की चम्मच डालते हैं तो वो घी की चम्मच को मिलाते हैं, तो ऐसी बूंद बूंद सी क्रिएट हो जाती है, सारे ऐसी बूंद बूंद सी हो जाती है ना, वो घी बूंद बूंद सा हो जाता है पूरी दाल में। तो वही होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है कि जो बाइल जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है फैट ग्लोब्यूलस को इनटू स्मॉल ग्लोब्यूलस, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। मतलब कि जो खाना होता है ना, वो खाना, जैसे ये खाना है तो बाइल क्या करेगा, इसके चारों तरफ स्टोर हो जाएगा, हर खाने के चारों तरफ स्टोर हो जाएगा, और उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको निकाल लेगा, बस ये काम होता है, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। पेनक्रियाज की बात करते हैं। पेनक्रियाज आपको बताया था यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वाला पोर्शन। तो पेनक्रियाज क्या करता है, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस को रिलीज करता है, ठीक है। और 3 टाइप के एंजाइम्स जनरली होते हैं यहाँ पे, एमिलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमिलेज की बात करें तो ये कार्ब्स को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज की बात करें तो ये फैट्स को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन की बात करें तो ये बेसिक मीडियम में वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। भाई प्रोटीन होती क्या, एमिनो एसिड की चेन ही तो होती है, तो उसको मतलब कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो, पूछेगा पैनक्रियास में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो एक एमिलेज, एक लाइपेज और एक ट्रिप्सिन। तो ALT से याद रख लेना, या फिर आप वैसे भी याद कर सकते हो। एमिलेज जो होती है वो कार्ब्स को ब्रेक डाउन करती है, और जो लाइपेज होती है वो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में, और ट्रिप्सिन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, किसको, प्रोटीन को। चलो, अब रफेज क्या होता है, रफेज कुछ नहीं होता, जो फाइबर होता है ना, फाइबर, उसी को बोलते हैं रफेज। तो रफेज मतलब फाइबर्स। अच्छा देखो, फाइबर्स आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो समझाता हूँ। होता क्या है कि फाइबर को आप ऐसे याद रखो, आपने मान लो ये मिक्सी का जार है एक तरीके से, है ना। इसमें आपने क्या किया, इसमें जूस डाला और मिक्स वो कर लिया, फिर आप जब छलनी से छानोगे तो वो जो पार्टिकल्स रह जाते हैं ना ऊपर, वो फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है, वो फाइबर्स होते हैं। अब जनरली हम करते क्या है कि इनको नहीं खाते, बट अगर डायरेक्ट फ्रूट खा रहे हैं ना, जैसे केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो फाइबर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। फाइबर्स अच्छे होते हैं हमारे लिए, क्यों, क्योंकि फाइबर्स जो हैं बाउल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। चलिए, बाउल मूवमेंट क्या है, बाउल मूवमेंट होती है मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स का एनस के थ्रू बाहर आना, समझे। अगर फाइबर्स ही नहीं खाएंगे तो भैया क्या हो जाता है, देखो हमारे दस्त लगते हैं तो आपको पता है कि क्या हाल हो जाता है, तो वो काम नहीं होता फाइबर्स ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो रफेज होते हैं ना, ये फाइबर्स की तरह ही समझो इनको। और ये क्या होते हैं, ये किस में पाए जाएंगे, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। और ये पेरिस्टालसिस वही होती है, पेरिस्टालसिस क्या होती है, वही वेव लाइक मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ताकि जो वेस्ट है वो बाहर आ सके एनस के थ्रू। अब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ पूछेगा तो 1.5 मीटर। फंक्शन होता है इसका एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, आप ऐसे पूछेगा कि एब्जॉर्प्शन का काम मोस्टली कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो कहाँ होता है, तो ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन का काम मोस्टली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर जो बच जाता है ना, उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसको सॉलिडिफाई कर देता है इनटू फीसस। फीसस वही होता है जो बाहर निकलता है सुबह।
लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें सीजम होता है, कोलोन होता है, ठीक है। तो सीजम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड ये पूछेगा नहीं आपसे। ये जो कोलन होता है ये रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम इनडाइजेस्ट फूड रेसिडुअल्स। अब लीवर की तरफ आ जाते हैं। लीवर क्या होता है, स्टडी ऑफ लीवर को बोलते हैं हेपेटोलॉजी, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, सबको पता है। इट इज द लार्जेस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमन एंड डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछ चुका। सबसे पहले तो पूछेगा कि लीवर कौन सी साइड में रहता है, तो राइट साइड में रहता है ऑफ द एब्डोमन, ठीक है। एब्डोमन के बारे में देखिए क्या होता है। और ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का, ये ध्यान रखना। फंक्शंस की बात करें तो लीवर सबसे पहले तो बाइल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है फॉर स्टोरेज। ग्लाइकोजन कुछ नहीं होता, इनको आप फैट के तरीके से याद रखो। हमारे शरीर में जो फैट स्टोर हो जाता है ना, बॉडी फैट स्टोर क्यों करती है, ताकि जब जब कोई मान लो कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, या फिर मान लो कि ऐसा टाइम, जैसे आप बीच बीच में वर्त करते हो, तो वो जो शरीर को एनर्जी मिल रही है ना, वो फैट के थ्रू ही मिलती है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आता है, यही फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है शरीर को। तो बॉडी फैट की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये जो लीवर होता है ये एमिनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वाइटल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, बताया। तो लीवर टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। चलो नेक्स्ट। अब लीवर सेल्स भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होते हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स क्या होते हैं, ये स्टार जैसी शेप के होते हैं, इस तरीके से, ये स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं। डायग्राम थोड़ा अजीब है, ठीक है। स्टार से फैगोसाइटिक वो होते हैं इम्यून सेल्स दैट इनगल्फ एंड डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ये जो भी क्या बोलते हैं उनको हम, बैक्टीरिया, वायरसेज, फंगस, ये क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल्स है। तो इनसे हमें बचाता है, इनको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेता है लीवर। ये कफर सेल्स फाउंड इन लाइनिंग ऑफ लीवर साइनोसाइड फंक्शन, दे आर इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दे क्लीन पैथोजेंस, वही बैक्टीरिया को ही बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरस इन सबको पैथोजेंस बोलते हैं, एंड डेब्रिस फ्रॉम द ब्लड। कफर सेल्स हैव रीजनरेटिव एबिलिटी। कफर सेल्स ऐसे बोलते हैं ना, लीवर को अगर काट देंगे तो वापस से पूरा, जैसे ये लीवर है, इसको काट देंगे तो ये वापस से ग्रो हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कफर सेल्स होते हैं जिनकी रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है काफ़ी। और तो आपको रखना है, फैगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और ये ब्रेकडाउन, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हेपेटोसाइट्स की बात करें तो ये द मेन पैरेनकाइमल फंक्शंस ऑफ द लिवर, परफॉर्म वेरियस सेलुलर फंक्शंस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड। तो मतलब वही है कि मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो एनर्जी को निकालना हमारी बॉडी के लिए, चाहे हम कुछ भी खा रहे हो, जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, उससे जो एनर्जी निकल रही है ना, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी निकले, प्रोटीन से निकले, फैट से निकले, या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये सब काम कौन करता है, ये हेपेटोसाइट्स करते हैं। ये क्या है, ये सेल्स हैं लीवर के। तो दो याद रखना है, एक तो हेपेटो का मतलब ही लीवर होता है, तो ये वैसे भी समझ जाओ। लीवर की स्टडी क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं, तो उससे समझ जाना। हेपेटोसाइट मतलब होता है सेल, ठीक है। तो लीवर का सेल है ये, और एक कफर सेल्स, दो याद रखने हैं। अब ये आपके एलिमेंट्री कैनाल पहले ही डिस्कस कर चुका था। विली की बात करते हैं। देखो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू, तो इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, जो भी वेस्ट आ रहा है ना, उससे एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, और फिर उसको आगे भेजते रहेंगे, यानी कि ये आगे सरकाने में भी मदद करते हैं साथ के साथ में। तो इनको बोलते हैं विल्ली। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको बोलते हैं विल्ली। तो यही है विल्ली। क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक बोलते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, यानी कि लाइनिंग में हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, तो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और इनहेंसिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, और इसी को एसिमुलेशन बोलते हैं। एसिमुलेशन मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पहले बता चुका। अब बात कर लेते हैं रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो वेस्ट जो होता है, जो हम सुबह निकालते हैं, वो जो स्टोर होता है ना, वो रेक्टम के अंदर होता है, फिर रिलीज होता है थ्रू एनस। तो ये तो सबको पता है। चलो
एक बार तो ये देख लेते हैं रूमन क्या है। देखो रूमन क्या है, प्रेजेंट इन कैटल, कैटल के अंदर प्रेजेंट रहता है फॉर डाइजेशन लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वैसे रूमन्स पूछेगा तो रूमन इज लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन इन कैटल। ट्रिप्सिन की बात करें तो इट इज ए पैनक्रियाटिक सीरीज प्रिटिज दैट इन, ट्रिप्सिन के बारे में तो हमने देख भी लिया शायद, दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तीन चीजें देखी थे ना, एमिलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करती है, एक मिनट रुको, यस वो हो गया। सॉरी थोड़ा सा लैपटॉप डेड हो गया था, चार्ज में लगाया। चलो तो ये रहा पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन, आपको बता चुका, जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है, तो वही है ये भी। चलो ये देख लिया सारी रेक्टसेनम, हाँ ऊपर वाले देख रहे थे यहाँ, ये सब तो आई थिंक, अच्छा मैंने डायरेक्ट, हाँ ऊपर वाले आ गए थे। चलो ट्रिप्सिन क्या होता है, ये पैनक्रियाटिक सीरीज तो बता ही दिया आपको, ये सब देख लिया। चलो नीचे आ जाते हैं, अब रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं, बस डाइजेशन में इतना ही था, रेस्पिरेशन में आ जाते हैं। देखो रेस्पिरेशन होती क्या है, मतलब कि जो हम एयर को लेते हैं और उस ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एंजाइम इंक्लूड्स ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड लिविंग सेल्स रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखो हम जो एनर्जी, हमारी जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो कैलोरी, या तो हम कैलोरी के फॉर्म में एनर्जी को यूज करते हैं, या फिर किसकी फॉर्म में, जूल की फॉर्म में। बट जो हमारी बॉडी की जो यूनिट होती है ना एनर्जी की, उसको बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एनर्जी की करेंसी क्या होती है, एटीपी को क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि एनर्जी, ये जो हमारी करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ सेल नहीं, करेंसी ऑफ एनर्जी, सॉरी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि बॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है ना, वो एटीपी पे ही मेजर करते हैं, बस इतना। इसमें क्यों क्या क्या कोई तो याद है, बात ही नहीं है। चलो बात कर लेते हैं ब्रीथिंग, एक मिनट। ब्रीदिंग की बात करते हैं, इनहेलिंग ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखो प्लांट्स के बारे में ध्यान रखो। प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होता है। एयर इज प्रेजेंट इन स्पेस, देखो सोयल पार्टिकल्स रहे, ये रहे सोयल पार्टिकल्स, हमारी जमीन सोयल, तो इसके अंदर क्या होता है, एयर प्रेजेंट रहती है। ये लो, इनके जो बीच में जो जगह रहती है ना, छोटी छोटी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस रहती है, इनमें एयर प्रेजेंट रहती है। और यहाँ पे ये रूट्स हैं, मान लो प्लांट्स की ये रूट्स हैं, तो इन रूट्स के थ्रू क्या होता है, रूट के जो हेयर होते हैं, रूट भी जैसे मान लो ये प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, और रूट्स पे भी ऐसे छोटे 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 हेयर होते हैं, आप देखना कभी। तो वो हेयर क्या करते हैं, द रूट हेयर्स एंड एपिब्लेमा सेल्स, एपिब्लेमा सेल्स क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यंग रूट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस एयर, इसी एयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और फाइनली इसका क्या करते हैं, वो अंदर एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, ठीक है, एयर का। एक बार तो एक ग्लूटेशन देख लो क्या होता है, फिर भूल जाएंगे इसको। ग्लूटेशन क्या होता है, वाटर लॉस इन प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट थ्रू हाइडिथोट्स प्रेजेंट इन लीफ एजेज। प्लांट में आप देखो रात को सोते हो, सुबह उठते हो तो क्या देखते हो, पत्तियां होती हैं प्लांट की या जो भी होती है, उस पर छोटी छोटी ऐसे बूंद, ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है, वाटर ड्रॉपलेट मतलब पानी की बूंदें प्रेजेंट होती हैं। तो वो प्रोसेस, ग्लूटेशन प्रोसेस के थ्रू ही वो इस पे आती हैं, ठीक है। क्यों आती हैं, ताकि ये रात के टाइम पे होती है, ताकि प्लांट्स के जो प्लांट्स के वाटर लॉस होता है, प्लांट्स के में वाटर लॉस होता है थ्रू पोर्स, और वो जो पोर्स होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं हम स्टोमेटा, स्टोमेटा को बोलते हैं। और स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर आता है। अच्छा, स्टोमेटा के थ्रू क्यों आएगा पानी बाहर, उसके पास जो गार्ड सेल्स होती है ना साइड में,
वो रेगुलेट करती हैं। सारी चीज़ें बता चुका मैं ऑलरेडी। ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ग्लूटेशन क्या होता है, आप चेक करोगे, शायद सेल वाले में बता दिया होगा मैंने, पहले देख लेना। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द सोयल डिफ्यूजेस थ्रू द रूट हेयर्स एंड एपिब्लेमा सेल्स क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना रूट्स की, ये वाली जो लेयर होती है इसी को बोलते हैं एपिब्लेमा। द इनर टिश्यू ऑफ द रूट, द ऑक्सीजन यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रूट सेल टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। चलो अब देखते हैं, देखो वो स्टोमेटा वगैरह का जो फंडा है इसमें भी है। लीव्स एंड यंग स्टेम्स आर वेल सुटेड फॉर द क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यू टू देयर थिन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ पोर्स। स्टेम्स एसिपिली मैच्योर वंस, देखो होता क्या है, लीव्स के अंदर इस टाइप का ये जो पोर है ना, ये पोर मतलब ये जो स्पेस है इसी को बोलते हैं स्टोमेटा, और इसके साइड में ये जो सेल्स हैं ये हो गई और ये वाली सेल्स इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये जो गार्ड सेल्स है ना यही स्टोमेटा को ओपन करती हैं और क्लोज करती हैं। तो ध्यान रखना, स्टेम्स स्पेशली मैच्योर वंस आर कवर्ड बाय इम्परमेबल एपिडर्मिस, तो होती है आउटर लेयर ऑफ जो प्लांट्स है जो होते हैं उसके आउटर लेयर को बोलते हैं एपिब्लेमा, सॉरी एपिडर्मिस, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। द आउटर लेयर हेल्प्स इन कंजर्विंग मॉइस्चर, ठीक है। द एपिडर्मिस ऑफ, एक मिनट सॉरी, द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स कंटेन्स ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, सॉरी। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ लीव्स कंटेन्स टिनी ओपनिंग्स होती हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा जो होती है गार्ड सेल्स के थ्रू रेगुलेट की जाती है, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या करती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस। वाटर लॉस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और जो गुटेशन होता है उसमें वाटर लॉस नहीं होता, उसमें होता है वेपर का लॉस होता है उसमें। वेपर मतलब भाप, एक्चुअली में क्या होता है, गुटेशन में होता है वाटर लॉस, और जो ट्रांसपिरेशन होता है ना इसके अंदर होती है जो अंदर की जो वेपर्स होती हैं वो बाहर आती हैं ताकि ये प्लांट्स को कूल डाउन करती हैं। ये दिन के टाइम पे होती है ट्रांसपिरेशन, और ये जो गुटेशन होती है नाइट टाइम में होती है बस, ठीक है। चलो अब बात कर रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। बाकी ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये बीच में स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा ओपन है, ये क्लोज्ड है। ओपन में इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज वगैरह होती हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का वो नोज से शुरू होता है, नाक से। नाक के बाद में जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में जाता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद जाता है ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंक्यूल्स एल्वियोली। देखो यहाँ आओ, लेरिंग्स तो होती है हमारी वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसी को, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, ठीक है। फेरिंग्स तो हमने देख लिया था, फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स कनेक्ट करता है माउथ को और ओसोफेगस वगैरह को। तो ये फेरिंग्स से ऊपर वाला पार्ट, फिर लेरिंग्स आता है। और ट्रेकिया, ट्रेकिया को बोलते हैं हम एयर पाइप, जहाँ से हवा पास निकलती है, ठीक है, वो एयर पाइप होता है ट्रेकिया। फिर होता है ब्रोंकाई, देखो ये एयर पाइप या विंड पाइप बोलते हैं ट्रेकिया को, यहाँ से आया, फिर यहाँ से ये जो लीवर होता है ना, ये सॉरी लीवर का नाम आ रहा लंग्स, ये जो हमारे लंग्स होते हैं, इन लंग्स को जूम करके अंदर से दिखाया गया है, इस तरीके से निकले हुए नहीं रहते, ये इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये इसके अंदर इस तरीके से प्रेजेंट रहती हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो होता क्या है कि ये ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, ब्रोंक्यूल ये ब्रांचेज जैसी होती हैं ये। फिर उसके बाद में ये एल्वियोली क्या होती हैं, ये होती हैं एल्वियोली, ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स है ना, बबल लाइक जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इनको सैक्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना है अपने को ये कि एयर आती है मुंह से आती है, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, फिर इनके अंदर जाती है, और इन्हीं के अंदर जो है गैसेज का एक्सचेंज होता है, और वो बताऊंगा कौन सी कैसी प्रोसेस होती है। तो डाइफ्रेगम के बारे में पूछेगा, डाइफ्रेगम क्या होता है, डाइफ्रेगम के ऊपर ही जस्ट हमारा ये लीवर प्रेजेंट होता है, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, इतना याद रखना है, ठीक है। ये जो ब्रांचेज जो सब ब्रांचेज में डिवाइड हो गए ना, ब्रांच को तो बोल गए ब्रोंकस, बाकी ये जो सब ब्रांचेज में डिवाइड हो गए इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ये भी एल्वियोली में आगे जाके मिल जाते हैं, जिनको बोलते हैं, इनको एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले ये कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम है। कैल्शियम के बारे में ध्यान ये रखना, कैल्शियम से रिलेटेड पूछेगा कि किस किस चीज़ में यूज होता है। तो सबसे पहले ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है, यानी खून का जमना। जैसे हमारे चोट लग गई तो जो खून बाहर आता है ना, तो खून बाहर आके बाद में थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, इसी को कोगुलेशन बोलते हैं।
और अगर हेल्दी बोन्स में और टीथ में भी प्रेजेंट रहता है। बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के वो रहता है ना, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। तो कैल्शियम जो है हेल्दी बोन्स में प्रेजेंट रहती है और टीथ में भी। और कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का यूज होता है, मसल रिलैक्सेशन में मैग्नीशियम का, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का, तो उसमें भी यूज होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो चलो अब एक एक करके आते हैं सारी चीज़ों पे। सबसे पहले बात करते हैं नोज से। जो लैरिंग्स को मैंने क्या बोला था, वॉइस बॉक्स, इसी को एडम्स एप्पल भी बोलते हैं और ये कंठमणि बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखना। नॉइज की बात करें, फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है हेयर इनसाइड नोज। नाक के अंदर जो हेयर होते हैं वो डस्ट और इम्प्योरिटीज को ट्रैप कर लेते हैं, तो फिल्टर्ड एयर को पास थ्रू करते हैं। फिर म्यूकस लाइनिंग जो होती है इनसाइड नोज, वो क्या कर लेती है, वो जो एयर जो होती है उसको मॉइस्चर करके डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेती है वहीं, ठीक है। ये जो लिक्विडी टाइप की लेयर होती है म्यूकस, जैसे स्टोमक में होती है ना, उसी तरीके से नोज में प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या करती है, क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डायफ्रागम डालती है, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। चलो फेरिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड का, मैंने बताया था, उसी के थ्रू फिर फाइनली दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, ये फेरिंग्स होता है, ये पहले कॉमन होता है। इसी के नीचे एक एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, ये जब खाना खा रहे होते हैं ना, तो ये इसको क्लोज कर देता है, ये जो विंड पाइप होती है इसको क्लोज कर देता है ताकि खाना फूड पाइप में चला जाए। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये इसको क्लोज कर देता है ताकि जो एयर है वो विंड पाइप में चले जाए। तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग का काम रहता है इसका, किसका, एपिग्लोटिस का। इसमें शायद होगा तो बता दूंगा, वैसे याद रखना एपिग्लोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेरिंग्स की बात करें तो कॉमन पैसेज इन कनेक्ट्स नसल कैविटी टू द लैरिंग्स, इट इंश्योर्स एयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द विंड पाइप, ठीक है। लैरिंग्स की बात करें तो वॉइस बॉक्स होता है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है ना, इसमें हमारा मेडुला ओब्लोंगोटा रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये ब्रेन वाला चैप्टर देख लेना, उसमें बता चुका ऑलरेडी। इसी को लैरिंग्स को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर पासेस थ्रू देम। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ट्रेकिया के टॉप पे। ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया के बारे में देख लेते हैं। ए लॉन्ग ट्यूब कैरीज एयर फ्रॉम द लंग्स टू बी सराउंडेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज लिंक्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ट्रेकिया वाला पाइप यानी विंड पाइप हो गया। अब इसमें क्या होता है, इस तरीके की कार्टिलेज की लिंक्स प्रेजेंट रहती हैं, ये कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। और ये लिंक्स काम क्या करती हैं, देखो कई बार हमें एकदम से छींक आ जाती है, छींक वगैरह आती हैं, तो एकदम से एयर का फ्लो तेज निकलता है यहाँ से। अब एयर का फ्लो तेज निकलेगा तो हो सकता है भैया ये ट्यूब कोलैप्स कर जाए, ये देखो चिपक जाए ये ट्यूब आपस में, तो ये चिपके ना, इसीलिए क्या होता है, ये कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि इसको चिपकने से रोकती हैं, कोलैप्सिंग से रोकती हैं। तो यही सब है कि सी शेप्ड कार्टिलेज दैट प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड कीप्स अवे, जो ये जो पैसेज वे है इसको ये खुला रहे, कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। अब ये प्रोसेस ध्यान रखना, इनहेल और एक्सहेल वाली। इनहेल में क्या होता है कि रिब केज जो है हमारी ऊपर जाती है, अगर आप सांस अंदर लोगे तो देखोगे कि रिब केज ऊपर मूव करेंगी, और छोड़ोगे तो रिब केज डाउन जाती हैं। और इसी का उल्टा करता है डायफ्रेगम। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्रेगम जाता है डाउन, और छोड़ते हैं तो डायफ्रेगम जाता है अप, ठीक है। सांस लेंगे तो लंग के अंदर हवा जाएगी और वो एक्सपेंड कर जाएगा, और सांस छोड़ेंगे तो लंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये सबको पता है। अब ये परसेंटेज ऑफ गैसेस ध्यान रखना, हम जब इनहेल करते हैं ना तो ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड रहती है 0.04%, और जब एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रहती है 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4.4%। और ये रहा एपिग्लोटिस, इसका मैंने ऑलरेडी बता चुका, ठीक है, जो कि आप पढ़ सकते हो यहाँ से। अब बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये सब तो बताइए, आपको ये बता चुकी सारी चीज़ें। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है ये देख लो, कहाँ गया, एक मिनट। एरोबिक की बात करें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। आप समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह ये सब जो मतलब कि रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। एंड साइटोप्लाज्म में भी होता है। द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 H2 और एनर्जी, ये सब देखेंगे। और ये साइटोप्लाज्म में होता है सिर्फ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है एनारोबिक। और द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 C2H5, ये देखेंगे। स्मॉल प्रोडक्ट्स, इसमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं और इसमें सिर्फ 2 ATP, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। अब देखते हैं नीचे, देखो अब इसको ध्यान से देखना,
ये ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पायरुवेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में टूट जाता है और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से, ठीक है। फिर बाद में ये जो पायरुवेट है, जब इसको ऑक्सीजन मिलता है ना, सॉरी ऑक्सीजन मिलता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो प्रोसेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, इसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो होता क्या है कि ये पायरुवेट के साथ में ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और एनर्जी में 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो 38 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 पहले रिलीज हो चुके हैं और 36 अब, तो इसलिए 38 हो गए टोटल। फिर होता है एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसी को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इससे होता क्या है कि ये जो पायरुवेट है ये इथेनॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है, CO2 और एनर्जी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी थोड़ी रिलीज होती है। और इथेनॉल कैसा होता है, C2H5OH, यानी 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। और ये इथेनॉल को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम एल्कोहल बोल दो या फिर एसिडिक बोल दो, थोड़ा थोड़ा एसिड पेट में जमना लग जाता है, ठीक है। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है, ये यीस्ट में होती है। और ये जो लैक ऑफ O2 है ना, ये हमारी मसल सेल्स में होती है। मतलब कि ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा हमारे शरीर में, मतलब कि एक तो होता है हम ऑक्सीजन ले नहीं रहे बिल्कुल ही, ये होता है लैक ऑफ O2, ये मसल सेल्स में होता है। इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, ध्यान रखना, लैक वाले में लैक्टिक एसिड बन जाएगा और साथ में एनर्जी तो बनेगी बट वो एनर्जी काफ़ी कम होती है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। तो देखो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर हम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे ना तो 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा। और अगर ऑक्सीजन के लैक में करेंगे तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, देखो हमारे मसल्स में बनता है, तो जैसे ही मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है ऑक्सीजन के लैक की वजह से, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यीस्ट यूज्ड इन डो, आपसे पूछेगा डो क्या है, डो कुछ नहीं है, आटा और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, जो हम चून को ओसनते हैं ना उसी को बोलते हैं। टू मेक बेक्ड गुड्स, इट मेक्स द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉजेज क्रैम्प्स, क्रैम्प्स क्या होता है, पेन इन मसल्स, ये बता चुका। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट पेज है, इसको देखते हैं जल्दी से, फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं खत्म हो जाएगा। चलो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो सेलुलर इज द प्रोसेस ऑफ सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म में ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो ये रिएक्शन होती है, वैसे तो ये पायरुवेट के साथ होती है, पर ध्यान रखना कि C6H12O6 को जब ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और ATP पूछेगा। यहाँ तो 36 बनता है लेकिन टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। चलो स्टेप्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये स्टेप्स होती हैं। सबसे पहली स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ग्लूकोज जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जिसमें 3 कार्बन, देखो 3 कार्बन तो मॉलिक्यूल होता है लेकिन 2 में टूटता है। 2 मतलब ये वाला 2 C3, इस तरीके से ये जो 2 में टूटता है इसको बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स और 3 कार्बन ईच, ठीक है, दोनों 3-3 कार्बन के हो गए। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ATP एंड NADH इज प्रोड्यूस। NADH पूछे, NADH की फुल फॉर्म होती है नाइकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। निकोटिन एमाइड, मैंने निकोटिन से याद कर रखा है इसको, वैसे तो नाइकोटिन बोलेंगे। निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और बस इतना याद रखना इससे। बात करें नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल, इसी को हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पायरुवेट फर्दर प्रोडक्ट CO2 एनर्जी, और ये होती है क्रेब्स साइकिल जो होती है यही करते हैं हमारे जो, जिसमें क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। फिर तीसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको ETC बोलते हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, जिसमें 34 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। NADH FADH2 डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लार्ज अमाउंट्स ऑफ ATP एंड प्रोड्यूस अप टू 34 ATP, ठीक है। ये NADH दे रखा है, ये कोएंजाइम होता है दैट प्रोवाइड इन सेलुलर रेस्पिरेशन बाय ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन चेन। इनसे रिलेटेड देखो ध्यान रखना नहीं है ज़्यादा, आपको बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें। ये डायग्राम है हमारा, देखो सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूट गया, पायरुवेट में टूट गया, ठीक है। फिर पहली प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट वो होते हैं, शुरू में 2 ATP मॉलिक्यूल्स निकले। फिर दूसरी प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल।
क्रेब्स साइकिल्स में कौन कौन से पूछे, कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो NADH ये बता चुका आपको, नाइकोटीन एनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और फिर तीसरी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसमें फाइनली देखो 2 इसमें होते हैं, 2 इसमें होते हैं और 34 इसमें होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 38 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं फाइनली, ठीक है। ये फाइनली यहाँ पे जाकर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपसे पूछेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैं शायद कराया नहीं आपको, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारे ये जो एक मिनट, ये जो हमारी ये जो देखे है ना एल्वियोली, इन एल्वियोली में होता क्या है कि ब्लड जो है ना हमारा ब्लड वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं ना रेड ब्लड सेल्स, उसके ऊपर हेमोग्लोबिन रहता है जो ऑक्सीजन को साथ लेके चलता है, और ये इसी के अंदर जो है इसी ब्लड से ऑक्सीजन का तो ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस काम करती है। चलो इतना ही देखना था, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है पूरा। एक मिनट, फाइनली ये थोड़ा सा नीचे और देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट्स जो मैंने लिख रखे हैं। ट्रेकिया तो मैंने आपको बता ही चुका क्या होता है, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट फॉर ना, अच्छा ट्रेकिए है। आपसे पूछेगा इंसेक्ट क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, ठीक है। जो इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसमें होती है, ट्रेकिया में होती है। गिल्स की बात करें तो गैस एक्सचेंज इन एक्वेटिक एनिमल्स, आपको पता ही है, वे समुद्र में रहेंगे, उस गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। डायफ्रेगम की बात करें तो ये मैमल्स में पाया जाता है, एड्स टू असिस्ट ब्रीथिंग, ठीक है। और फेरिंग्स के बारे में ये तो हमारा तो पता ही है सब, फेरिंग्स क्या होता है, अपरमोस्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया विंड पाइप, और ओसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। डीमिनरलाइज का ध्यान रखना, डीमिनरलाइज क्या होता है कि ये जो है हमारे टूथ का जो हमारे आप बोलते हैं ना हमारे दांत गिरने लग गए या फिर दांत कमजोर होने लगे, गलने लगे, वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, खाना खाएंगे तो फिर ब्रश नहीं करेंगे तो होगा क्या कि वो जो बैक्टीरिया हैं वो शुगर को क्या करते हैं, शुगर्स को तो वो करते रहते हैं, मेटाबलाइज करते हैं और एसिड छोड़ते रहते हैं, यानी जो खाना जो रह जाता है ना दांतों में फंस जाता है, उसके अंदर क्या रहता है भाई, उसके अंदर ग्लूकोज रहता है, उसी को शुगर बोल देते हैं हम। तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा और साथ में एसिड रिलीज करता रहेगा, एसिड रिलीज करता है तो वह एसिड क्या करेगा, टीथ को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसलिए हम बेसिक क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके उसको। इसीलिए इसको क्या करते हैं, यूज ऑफ टूथपेस्ट करो ताकि ये डीमिनरलाइज वाली चीज़ ना हो, ठीक है। बस इतना ही है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।